जय हिंद। आज कुछ ज्यादा ही गूंज रही है आवाज, है ना। चलिए, हमने मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार सारे समाप्त कर दिए थे। आर्टिकल 12 से 36 हमने देख लिया था, और 36 से 51 हमने नीति निर्देशक तत्व भी समाप्त कर दिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 संविधान में हम कवर कर चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आज हमें देखना है संविधान का पार्ट 4A। जो आर्टिकल आपको 51A दिख रहा है, केवल एक ही आर्टिकल इसमें रखा गया। कौन से भाग में? आर्टिकल भाग 4 का, या 4A आप इसे बोल सकते हैं। इस 4 का में केवल एक आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल? 51A। और इस 51A में बात की गई है आपके मूल कर्तव्यों की, कि एक भारत के नागरिक होने के नाते। अच्छा, मैंने बोला भारत के नागरिक, इसका अर्थ होता है कि मूल कर्तव्य केवल किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ मूल अधिकार थे जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं थी, अपितु वो जो विदेशी हैं हमारे, उन्हें भी प्रदान किए जाते थे। जैसे जीवन जीने का अधिकार उन्हें भी है ना। तो कुछ चीजें उन्हें भी दी जाती थी, परंतु मूल कर्तव्य कंप्लीटली किसके लिए है? अच्छा, अब बात आती है कि आए कहां से। तो आपको पता होगा 1976 में बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम जानते हैं 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें इतने सारे चेंजेस किए गए थे कि इसे क्या संबोधन दिया गया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसे लघु संविधान भी कहा गया। उसमें से एक बड़ा चेंज था, इसमें संविधान में ऐड किए गए आपके मूल कर्तव्य। किस भाग में? भाग 4 का। मतलब कि 42nd जो अमेंडमेंट आपका हुआ है, जो आपका 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष? 1976 में जो हुआ, उसमें एक नया भाग जोड़ा गया, जिस भाग का नाम क्या था? भाग 4 का। हम जानते हैं दो भाग जोड़े गए थे, एक भाग 4 का और दूसरा भाग 14 का जोड़े गए थे। उसमें एक भाग 4 का जोड़ा गया, और इस भाग 4 में जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 51A या 51 का। और इसमें जोड़े गए क्या? मूल कर्तव्य। तो हमें यह पता चलता है कि ये जो मूल कर्तव्य आज हमें संविधान में देखने मिलते हैं, ये देन है 42वें संविधान संशोधन 1976 की। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन में 51A 4A में मूल कर्तव्य जोड़ा जाए, ये रिकमेंड किसने किया? किस समिति ने रिकमेंड किया कि एक मूल कर्तव्य जोड़ा जाना चाहिए संविधान में, एक नया भाग जोड़ा जाना चाहिए संविधान में, जिसे हम मूल कर्तव्य कहेंगे, और भाग का नाम होगा भाग 4 का? किस समिति ने? स्वर्ण सिंह समिति ने, है ना। जो आपका 42nd अमेंडमेंट है वो मोस्टली रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह समिति है। ठीक है, और ये भी किसके द्वारा रिकमेंड किया गया? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तो ये था इसका छोटा मोटा ओवरव्यू कि मूल कर्तव्य क्यों लाए गए। अच्छा, मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, मूल कर्तव्य केवल आपको ये बताते हैं, जैसे देखो आपने देखा होगा कि नीति निर्देशक तत्व भी बाध्यकारी नहीं है राज्यों के ऊपर, परंतु वो राज्यों को क्या बताते हैं कि आप एक अच्छे राज्य को कैसे बना सकते हैं, एक अच्छे राज्य का दर्पण क्या होगा अगर इन चीजों को राज्य फॉलो करता है तो। ठीक है, परंतु बाध्यकारी नहीं है। वैसे मूल कर्तव्य एक नागरिक को अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं कि इन चीजों को फॉलो कीजिए, अभी आप भारत के एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। यदि आप इनमें से किसी भी एक बात का हनन करते हैं, तो आप भारत की अखंडता का, एकता का, या भारत के गौरव का क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं। तो उन्हीं पे हम आज बात करेंगे। जब मूल संविधान बना हमारा, जब हमारा मूल संविधान किस डेट को लागू किया गया? मूल संविधान हमारा लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। इस समय संविधान में मूल कर्तव्य नाम की चीज उपस्थित नहीं है। इस समय उपस्थित नहीं है। ये आपको देखने मिलेगा 1976 में, जब कौन सा अमेंडमेंट किया गया? 42वां। अच्छा, ये किसने रिकमेंड किया? स्वर्ण सिंह समिति ने। ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण सिंह समिति ने इसमें रिकमेंड किया कितने मूल कर्तव्यों को? कितने? 10 मूल कर्तव्यों को। अर्थात जब 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, तब इसमें कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए कि एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य कौन कौन से होने चाहिए। 10 जोड़े गए। 11वां बाद में जोड़ा जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, तो पहले हम 10 की बात कर लेते हैं, फिर हम 11वें में भी चलेंगे। देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है?
51A में। तो ये आर्टिकल आप याद रखें, कंफ्यूज मत होना। हमारे जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व थे वो आर्टिकल नंबर 36 टू 51 तक हैं। ये 51 और ये 51A अलग है। ये मूल संविधान में थे, अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े नहीं गए हैं। नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में थे। हाँ, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कुछ 2-4 कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं, आर्टिकल्स ऐसे हैं जो अमेंडमेंट के द्वारा बाद में जोड़े गए, है ना। परंतु 51A मूल संविधान में उपस्थित नहीं था। मूल रूप से भारतीय नागरिकों पर देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने एवं भारत की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए नैतिक दायित्व है, परंतु ये किसी प्रकार से विधिक नहीं है। मतलब कि अगर आप इसमें से किसी भी एक पॉइंट को फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। तो ये विधिक नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ये केवल आपको प्रेरित करते हैं। किस चीज के लिए प्रेरित करते हैं? देशभक्ति की भावना के लिए, और आप भारत की एकता को कैसे अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं, इस चीज के लिए प्रेरित करते हैं। स्रोत क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A की उत्पत्ति कहां से हुई है? सोवियत संघ। वर्तमान में हम इस देश को जानते हैं रूस के नाम से, ठीक है। सोवियत संघ से लिया गया था, वर्तमान में तो सोवियत संघ विखंडित हो चुका है, तो आज हम इसे किस नाम से जानते हैं? रूस के नाम से। स्वर्ण सिंह समिति, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर समाविष्ट किया गया है। इसका मतलब किसके रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया है। फिर वही 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कितने 10 मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों को 51A को संविधान में समाविष्ट किया गया। ये पहले 10 हुआ करते थे। फिर 86वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 2002 में, जिसके द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य। तो आज वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। पूछा जाए मूल संविधान में कितने थे तो 10 थे। किस समिति के रिकमेंडेशन पर जोड़े गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति। जो 10 मूल कर्तव्य हैं वो किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? 42वें के द्वारा। किस वर्ष? 1976। जो 11वां मूल कर्तव्य वो किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है? 86 और वर्ष 2002। अब देख लेते हैं इन 11 चीजों में क्या लिखा हुआ है। देखो कितने हैं? 11। आप इन्हें बोल सकते हो, जहां 1 2 लिखा है आप इन्हें ABCDEF, और इसके आगे भी हम चलेंगे, आप इन्हें ABCDEFG भी बोल सकते हैं, K तक जाते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 से 11 तक जाते हैं। देखिए सबसे पहले भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, अब वो किससे बात कर रहे हैं? भारत के नागरिक से बात कर रहे हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। ये आपको बताया जा रहा है कि भारत के नागरिक होने के नाते आपको ये चीज करनी चाहिए। आपके ऊपर दबाव नहीं डाला जा रहा है। पर अब वही चीज आ गई, आप कहते हैं कि ये न्यायोचित नहीं है। मतलब अगर इनका उल्लंघन होता है तो कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता, यहां तक कि किसी प्रकार की कार्यवाही आपके ऊपर नहीं हो सकती। तो फिर तो आपने बोला कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कल को जो आदर नहीं करेंगे, जो राष्ट्रगान का अपमान करेंगे, जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेंगे या राष्ट्रध्वज को फाड़ेंगे या उसे किसी स्थान पर जलाएंगे, तब तो कोई कार्यवाही कर ही नहीं सकते उनके विरुद्ध। तब जाके क्या हुआ, एक चीज और हुई कि देखो इसमें लिखा गया है कि अच्छे नागरिक का धर्म क्या होगा, परंतु अगर अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर सरकार चाहे, तो इसमें से किसी भी पॉइंट को फॉलो करवाने के लिए इसमें तो वो बाध्यकारी नहीं हो सकती, वो अलग से एक कानून बना सकती है जो कि विधिक कानून होगा, संवैधानिक कानून नहीं होगा। वो संवैधानिक बाध्यता नहीं होगी। संविधान तौर पर उसको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि देखो आर्टिकल नंबर 1 में लिखा था, सॉरी 51A के 1 में लिखा था तो तुम्हें इसको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। वो ये बोलेंगे कि आर्टिकल नंबर 51 की इस चीज को फॉलो करवाने के लिए एक कानून बनाया गया, और उस कानून में ये लिखा हुआ है कि स्पष्ट तौर पर कि जिसने राष्ट्रध्वज का अपमान किया, उसको जलाया, उसको हम 3 माह की सजा सुना देंगे, ठीक है, या उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो मूल कर्तव्य के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, परंतु मूल कर्तव्यों को फॉलो करवाने के लिए यदि सरकार ने कोई कानून बनाया है तो उसके तहत कार्यवाही की जा सकती। यही कारण है कि आज हमारे देश में राष्ट्रगान का भी सम्मान होता है और राष्ट्रध्वज का भी सम्मान होता है, और जो भी राष्ट्रध्वज का अपमान करते हैं उनके विरुद्ध एक कार्यवाही
की जाती है ना। वरना हमारे यहाँ इतने सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं कि वो सुबह शाम भारत के नाम पर राष्ट्रीय ध्वज को जलाते हैं, बोलते हैं हमें इसकी आजादी संविधान ने दी है, हम इसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसका मतलब जो हमारे क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके आदर्श, उनके व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमें अपने हृदय में क्या करना है, संजोए रखना है। याद रखना है कि किन आदर्शों की वजह से भारत आज स्वतंत्र हुआ है और उन्हीं आदर्शों को हमें आगे लेकर फिर चलना। ऐसा नहीं कि आजाद हो गए तो हम अपने पुराने लोगों के काम को ही भूल जाएं। तीसरा पॉइंट बोलता है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। मतलब कोई ऐसा कार्य ना करें, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पर एकता को खंडन करने का कार्य बार बार किया जाता है। हमारा संविधान वही सलाह देता है कि आप देश की एकता और अखंडता को संभाल कर रखें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करना तो हम सभी का धर्म है कि जब देश मुसीबत में होगा तो हमें स्वयं से पहले किसको रखना है, देश को रखना है ना। तो जब भी देश आह्वान करे कि हमें नागरिकों की जरूरत है या हमें किसी की आवश्यकता है, तो बिना सोचे हमें क्या करना है, देश की रक्षा के लिए जाना है। तो ये अच्छी चीजें समझा रहा है ना। ये आपको जबरदस्ती करने नहीं बोल रहा है, ये केवल बता रहा है कि एक भारत के नागरिक होने के नाते आपका धर्म क्या है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी सभी को क्या माने, अपना भाई माने। यानी यहाँ पर धर्म विरोधी कृत्य ना करें, कि जातिवाद के नाम पर लड़ाइयां ना करें, सभी आप भाई ही हैं एक दूसरे के, है ना। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से क्या हो, क्या हम ऐसा भेदभाव कर धर्म के नाम पे हम नहीं करते हैं, पर करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित हर भेदभाव से परे हो। ऐसा ना हो कि आज हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो कल को हम यूपी वालों के साथ भेदभाव करें, कल को राजस्थान वालों के साथ भेदभाव करें। आज हम हिंदी भाषी हैं तो कल को हम मलयाली या फिर तेलुगु वालों के साथ भेदभाव करें कि हम इन्हें वो स्थान नहीं देते, हम इन्हें भाई नहीं मानते। तो यही बोलता है मूल कर्तव्य कि ऐसा ना करें। हम सभी एक हैं, सभी को भ्रातृत्व भावना के साथ रहना है और हर भेदभाव से क्या रहना है, परे रहना है। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है ना। ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं, एग्जाम्पल दे सकते हो किसी प्रथा का? देखो ऐसे बहुत सारी प्रथाएं हैं जो अच्छी थी परंतु उन्हें खराब कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताई थी देवदासी प्रथा। तो देवदासी प्रथा अच्छी तब है जब वो स्त्री स्वयं से क्या बनना चाहे, देवदासी। परंतु आप भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिससे मंदिर या फिर उस प्रांगण का भी अपमान होता है, उसकी भी छवि खराब होती है और हो जाता है कि हो सकता है किसी को जबरदस्ती देवदासी में धकेला जाए। फिर दूसरी चीज आती सती प्रथा की, कि सती प्रथा को जब हम बैक में जाके देखते हैं तो वो एक अच्छी प्रथा हुआ करती थी, पर बाद में समाज ने उसको एक जबरदस्ती की प्रथा बना दी कि आपके पति नहीं तो अब आप भी क्या कर लो, सती की उस स्त्री की आप इच्छा हो चाहे ना हो सती करवा दिया जाता था। तो कुछ समाज की ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति से स्त्रियों को बाहर लाना, वहां जाने से उन्हें प्रेरित होने से रोकना, है ना। उनको क्या करना, समझाना इन चीजों के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना। कुल मिलाकर स्त्रियों के सम्मान की क्या करना है, आपको रक्षा करना है। अब स्त्रियों के सम्मान की रक्षा का मतलब ये भी होता है कि जो आवारा गर्दी करने वाले जो लड़के हैं जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, उनसे भी हमें अपनी बहन बेटियों को क्या करना है, बचाकर रखना है। ये हमारा कर्तव्य है, ये एक मानवता के नाते भी हमारा कर्तव्य है। और हमें संविधान भी कह रहा है कि ऐसे कृत्य करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध ना हो। हमारी समाज सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, है ना। ये कह रहा है कि आधुनिकता के नाम पर अपनी संस्कृति को ही नहीं भूल जाना है हमें, है ना। भारत की संस्कृति एक गौरवशाली संस्कृति रही है ना, जिसने विश्व का नेतृत्व किया और कर भी रही है। तो हमें उस संस्कृति का क्या करना है, जीवन भर सम्मान करना है। तो ये बोलते हैं आपके 1 2 3 4 5 6, इनको आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं कि 1 में क्या लिखा, 2 में क्या लिखा, सी में क्या लिखा, डी में क्या लिखा, है ना। सिर्फ पढ़ लो इनको। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमने पहले देख लिए कि किस अमेंडमेंट के द्वारा बने, कहां से लिए गए हैं, कब लिए गए हैं और किस वर्ष जोड़े गए हैं। पूछा जाता है 11वां, कि 11वां क्या बोलता है और कब जोड़ा गया। ठीक है, तो ये हो गए आपके ए से लेकर एफ तक। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ, अब जी, फिर एच, फिर आई, जे। ये जे तक था। ठीक है, जे तक कब तक था ये, जब तक 86 अमेंडमेंट नहीं हुआ था 2002 में, तब तक कितने थे ये,
10 थे, बाद में क्या जोड़ दिया गया, ये के जोड़ा गया है, ठीक है। तो कल को 51 के मिले तो ये मत सोचना कि 51 के क्या है, सिंपल है, 1 से लेके 11 तक की गिनती आती है, ए से लेके जेड तक आता है, तो ए बी सी डी के क्रम में 1 से लेके 11 तक जमा लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि बात किसकी हो रही है, 11 की बात हो रही है। कंफ्यूज मत होना कि ये हमने क्या देख लिया 51 के, ठीक है, 51 ए के, सॉरी है ना, 51 अलग चीज हो गई, ये 51 ए है। तो आपको यदि 51 ए के मिलेगा तो इसका मतलब है कि किसकी बात हो रही है, 11वें की बात हो रही है। अब 7वां बोलता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना है और प्राणियों के प्रति क्या रखना है, दया भाव रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या करना है, विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना है, हमारे यहाँ पर तो दंगे होते नहीं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सार्वजनिक संपत्तियों को जलाया जाता है, ठीक है, सरकार के द्वारा बनाई गई चीजों को, बसेस को, टैक्सी को, ट्रेनों को आग लगा दी जाती है। तो अब आपने सोचा होगा कि देखो अगर ये बाध्यकारी होता तो वो कर नहीं पाते, परंतु ये बाध्यकारी नहीं है क्योंकि ये एक मूल कर्तव्य है, पर तब भी उन्हें सजा सुनाई जाती है अगर उन्हें पकड़ लिया जाता है। क्यों सुनाई जाती है, क्योंकि ऐसे कृत्यों के विरोध में एक कानून का भी निर्माण किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया कि जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उससे फाइन वसूला जाएगा और उससे कारावास की सजा भी सुनाई जाएगी। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये यहाँ बात कर रहा है कि यदि आप व्यक्तिगत रूप से क्या होंगे, ऊपर उठेंगे, सफल होंगे, तो आपका राष्ट्र भी क्या होगा, निरंतर विकसित होता चला जाएगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि भारत के नागरिक होने के नाते आप स्वयं का भी विकास करें और आपके स्वयं का विकास होगा तो देश का भी विकास साथ में होगा। तो यहां तक बोली गई थी 10 बातें, अच्छी अच्छी बातें हैं। एक भारत के नागरिक होने के नाते वो आपसे ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं, जबरदस्ती करवाना नहीं चाहते हैं। ये विदेशियों के लिए नहीं है, विदेशी क्यों करेंगे ये चीजें, विदेशियों को क्योंकि वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा भारत के साथ, हमें है तो हम इन चीजों को फॉलो करेंगे। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन किया जाता है वर्ष 2002 में, उसमें जोड़ा जाता है इस 11वें मूल कर्तव्य को। इसमें बोला गया कि यदि कोई शिशु जिसके या तो माता पिता है या तो कोई संरक्षक है जिसे हम गार्जियन बोलते हैं है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में वह अपने उस पुत्र या पुत्री की यथास्थिति बालक या प्रातिपल्य के शिक्षा के अवसर को क्या करेगा, प्रदान करेगा। मतलब ये मूल कर्तव्य कहता है कि देखिए आप यदि माता पिता हैं या किसी बालिका के या बालक के गार्जियन है तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उसे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का क्या देंगे, अवसर प्रदान करेंगे। और वैसे भी आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 21A याद है आपको, उसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किया गया है। तो यहां से ये बाध्यकारी नहीं है, ये तो कर्तव्य है कि आप माता पिता या गार्जियन होने के नाते उसे फॉलो करें और बाकी काम हम कर लेंगे आर्टिकल नंबर 21A के तहत उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का। तो अब याद रखना 3 जगह ऐसी हैं जहां शिक्षा की बात की गई है। अभी तक हमने जितने आर्टिकल्स पढ़े हैं, पहला स्थान था आर्टिकल नंबर 21A, जहां पहली बार हमने देखा शिक्षा की बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा स्थान आर्टिकल नंबर 45 जिसमें प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई थी, देखा आर्टिकल नंबर 45 वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, आर्टिकल नंबर 21 आपके मूल कर्तव्य थे, और तीसरी बार अब हमने इसे अच्छा सॉरी मौलिक अधिकार थे, 21A आपके मौलिक अधिकार थे, और अब जाकर 51A के 11वें पॉइंट में हम देख रहे हैं मूल कर्तव्य में कि यहां भी किसकी बात की गई है, शिक्षा की बात की गई। तो ये 3 आर्टिकल आप याद रखेंगे जो आपकी शिक्षा से संबंधित है या जो बालक या बालिका की शिक्षा से संबंधित है। क्लियर है? ऐसी 2 आर्टिकल हमने देखे थे जो कि राज्य की परिभाषा से संबंधित थे। कौन कौन से? 12 और 36। कौन कौन से? 12 और 36। क्लियर है? ये चीजें समझ में आई। मौलिक कर्तव्य का महत्व क्यों है? यह भारतीय नागरिकों को उनके समाज, साथी नागरिकों और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य को क्या याद दिलाते हैं। यह नागरिकों को राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के प्रति आगाह करते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है। यह नागरिकों को प्रेरित करते हैं और उसमें अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में अदालतों की
मदद करते हैं। यहां बोला गया कानून की संवैधानिकता वैधता। इसका मतलब कि कोई कानून यदि मूल कर्तव्य से संबंधित बनाया जाएगा तो न्यायालय के पास सबूत के तौर पे मूल कर्तव्य है कि हाँ, इस मूल कर्तव्य की रक्षा के लिए ही ये कानून बनाया गया, इसलिए कानून गलत नहीं है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य कुल मिलाकर सरल भाषा में आपको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, हमें नहीं सभी को करना चाहिए और सभी को प्रेरित भी करना चाहिए कि हमें अपनी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, वो हमारे लिए है। हमें राष्ट्रगान का आदर करना है, हमें अपने राष्ट्रध्वज का आदर करना है। कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए कभी भी ये ना सोचना कि हमें देश का सम्मान नहीं करना है, वो सर्वोपरि है। हमसे, हमारे परिवार से, हमारी हर चीज से, हमारी ईगो से भी बड़ा कौन है? हमारे देश का सम्मान है ना। तो उसको कभी नीचे नहीं आने देना। इसके बाद मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ तथ्य हैं। मौलिक कर्तव्य को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, पहला नैतिक कर्तव्य और दूसरा नागरिक कर्तव्य। अच्छा, नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं? कि स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को याद रखो, ये नैतिकवाद है। ऐसा नहीं, ये वही चीज होगी ना, एहसान फरामोशी हो गई है तो, है ना। कई बार हो जाता है कुछ सरल शब्द नहीं निकलते और भारी शब्द निकल जाते हैं। तो एहसान फरामोशी नहीं करना है, क्योंकि जो लोग हमारे लिए कार्य करके गए उन्हें याद रखोगे ना, कि ऐसा कि उनका तो काम था आजाद कराना, आजाद करके चले गए, हमें क्या करना। ऐसा है, हम याद करते हैं, भगत सिंह को याद रखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को हम याद रखते हैं, सरदार पटेल को हम याद रखते हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, जिन्होंने आजादी में महान कृत्य की, उन्हें याद रखते हैं ना। याद रखना है हमेशा। ठीक है, इसके बाद दूसरे होते नागरिक कर्तव्य, मतलब संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का क्या करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या दूसरे देश का व्यक्ति हमारे संविधान का सम्मान करने के लिए बाध्यकारी है, या उसके अंदर भावना होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसे भारत से जुड़ाव है ही नहीं, भारत की संस्कृति से जुड़ाव है ही नहीं। पर हमें है, तो हम तो अपने संविधान का भी सम्मान करेंगे, हम तो राष्ट्रीय ध्वज का भी करेंगे और राष्ट्रगान का भी करेंगे। ठीक है, वो तो हमारे लिए सर्वोपरि, और हम बचपन से करते ही आ रहे हैं अपने स्कूल के समय से। ठीक है, इसके बाद मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है, हमने अभी वही बात की, और कुछ मौलिक अधिकारों के विपरीत विदेशियों तक इसका विस्तार नहीं है। जैसे आपने देखा है कि कुछ मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? विदेशियों को दिए गए हैं, परंतु ये उनकी तरह उनका मूल कर्तव्यों का विस्तार ऐसा नहीं है। ये कंप्लीटली किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए। इसके बाद ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की तरह कैसे है? ना तो बाध्यकारी और ना ही न्याय संगत। इसके उल्लंघन के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती, मंजूरी नहीं मतलब नहीं की जाती। यह अनुच्छेद विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने की बात करता है, और इस अनुच्छेद को लेकर 1 साल का जागरूकता अभियान भी, जिसमें सभी को बताया गया था कि मूल कर्तव्य जब इंट्रोड्यूस किए गए थे ना, पहली बार संविधान में जब ऐड किया गया था, तो 1 साल का क्या चलाया गया था? जागरूकता अभियान की मूल कर्तव्य होते क्या है, मूल कर्तव्यों को आपको फॉलो करना है, भारत के नागरिक होने के नाते आपके ये सारे कर्तव्य हैं। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि आज यदि आपको मूल कर्तव्य ना पढ़ाया जाए, तो इतने समझदार आप हैं और इतना आपने पढ़ा लिखा है स्कूल के समय से कि आपको इन चीजों का आदर करना आता है ना। फिर भी पता तो होना चाहिए कि अगर ये चीज बोली जाती है, या बचपन से आपको बोला गया कि बेटा राष्ट्रगान का सम्मान करो, बेटा राष्ट्रगीत का सम्मान करो, राष्ट्रध्वज का सम्मान करो, तो ये चीज कहीं लिखी भी है क्या? कि बस बोलते हैं टीचर्स? तो हाँ, ये लिखी है। कहां पर लिखी है? हमारे मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत लिखी है। ठीक है, संविधान हमें प्रेरित करता है, संविधान हमसे एक अपेक्षा रखता है कि भारतीय नागरिक होने के नाते आप इन्हें फॉलो करें। तो यही है मूल कर्तव्य, मुश्किल नहीं है, केवल एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो यही था हमारा आर्टिकल 51A भाग 4 ए या का। अच्छा, किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? 42। वर्ष कौन सा? 1976। किस समिति के आधार पर? स्वर्ण सिंह। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां। किस वर्ष में? 2002 में जोड़ा गया था। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे से? इसके बाद अब हम संविधान के एकदम दूसरे पड़ाव पर पहुंचने जा रहे हैं, जिसमें हम नई चीजें पढ़ेंगे, एकदम संविधान के कुछ आर्टिकल्स। अब हम थोड़ा अपनी कार्यपालिका को, व्यवस्थापिका को, इन चीजों को समझेंगे। क्लियर है? तो यहां तक संविधान का इंट्रोडक्शन आप समझ सकते हैं। क्लियर है सारी चीजें? चलिए समाप्त करें। जय हिंद।